विमर्श के इस मंच पर आपका स्वागत है। जरा कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं जो भारत के सबसे समृद्ध खनिजों पर बैठा है। मतलब कोयला, लोहा और हीरे भी। बिल्कुल, हीरे भी। आपकी जमीन देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा इंजन चला रही है। लेकिन लेकिन विडंबना देखिए कि उस क्षेत्र के लोग सबसे ज्यादा गरीब हैं। उन्हें एक छोटा सा स्कूल या एक सड़क बनवाने के लिए भी 700 किलोमीटर दूर बैठे एक ऐसे प्रशासन की तरफ देखना पड़ता है जिसने शायद कभी उनकी खदानों और घने जंगलों को करीब से देखा ही नहीं। ये एक बहुत ही जमीनी हकीकत थी। हाँ, तो जब हम 1 नवंबर 2000 को भारत के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ के निर्माण को देखते हैं, तो हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प और जटिल सवाल खड़ा होता है। क्या छत्तीसगढ़ का निर्माण मुख्य रूप से इसी प्रशासनिक और आर्थिक विसंगति को सुधारने का एक तार्किक और व्यवस्थित विधायी परिणाम था, या फिर, और यहीं से मेरा तर्क शुरू होता है, क्या ये मूल रूप से एक गहरी सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई पहचान का जन आंदोलन था? एक ऐसा आंदोलन जिसने अपनी जड़ों, अपनी विशिष्ट आदिवासी संस्कृति और उन छत्तीसगढ़ों की ऐतिहासिक विरासत को बचाने के लिए सत्ता को झुकने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल, और यही आज हमारी बहस का मुख्य प्रश्न है। हम ये पूरी चर्चा उन ऐतिहासिक तथ्यों और घटनाक्रमों के आधार पर करेंगे जो 1861 से लेकर 2000 तक फैले हुए हैं। देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि इस राज्य का निर्माण मुख्य रूप से एक प्रशासनिक और आर्थिक आवश्यकता थी। ये संसाधनों के सही आवंटन और शासन की व्यवहारिकता का मामला था, जिसे एक बहुत ही लंबी लेकिन बेहद व्यवस्थित विधायी प्रक्रिया ने पूरा किया। और मैं इसे बिल्कुल अलग तरीके से देखता हूं। मैं मानता हूं कि कोई भी विधायी प्रक्रिया शून्यता में या सिर्फ कागजों पर नहीं होती। केवल नक्शे पर रेखाएं खींचने से राज्य नहीं बनते, है ना? ये विशुद्ध रूप से लोगों की अपनी पहचान का संघर्ष था। एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने उस प्रशासनिक ढांचे को आकार लेने के लिए मजबूर किया। मैं समझती हूँ कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, लेकिन मैं आपको एक अलग नजरिया देना चाहती हूँ। जब हम राज्य के निर्माण के आधार को देखते हैं, तो हमें शासन की व्यावहारिकता, मतलब उसके मैकेनिज्म को समझना होगा। ऐतिहासिक स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से अत्यंत समृद्ध था। घने जंगल, खनिज, प्रचुर जल संपदा भी। हाँ, पानी भी। लेकिन जब ये मध्य प्रदेश का हिस्सा बना, तो इसका शासन भोपाल से होने लगा। अब आप लॉजिक देखिए। प्रशासन का एक सीधा सा नियम है, अगर केंद्र और परिधि के बीच की भौगोलिक दूरी बहुत ज्यादा है तो नीतियां लागू नहीं होती। बिल्कुल, नीतियां कभी जमीन पर लागू नहीं हो सकती। इस विशाल भौगोलिक दूरी के कारण ये क्षेत्र विकास से पूरी तरह अछूता रह गया। इसलिए अलग राज्य का निर्माण कोई अचानक उठा भावनात्मक आवेग नहीं था, बल्कि ये एक विशुद्ध अप्रशासनिक सर्जरी की आवश्यकता थी। अगर आप तथ्यों को देखें तो 1861 में ही अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ डिवीजन का निर्माण कर दिया था। ये वो पहली प्रशासनिक नींव थी जिसने इस भौगोलिक इकाई को एक पहचान दी। इसे हम व्यवस्था के नजरिए से पहचान का निर्धारण कह सकते हैं। मेरा मानना है कि बिना इस 1861 के ढांचे के किसी भी भविष्य के राज्य की कल्पना करना ही असंभव था। देखिए, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता, और मैं बताता हूं क्यों। आप 1861 के इस प्रशासनिक विभाजन को ऐसे पेश कर रही हैं जैसे अंग्रेजों ने वहां के लोगों की भलाई के लिए कोई मास्टर प्लान बनाया था। मैंने भलाई की बात नहीं की, मैंने ढांचे की बात की। हाँ, लेकिन प्रशासन तो केवल कर वसूली, संसाधनों के दोहन और नियंत्रण के लिए इकाइयां बनाता है ना? क्या अंग्रेजों ने वहां की संस्कृति देखकर वो डिवीजन बनाया था? बिल्कुल नहीं। उन्हें वहां का कोयला और लकड़ी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ नाम की उत्पत्ति अंग्रेजों के किसी प्रशासनिक आदेश से नहीं हुई थी। इस नाम के पीछे 36 किलों या कह लें गढ़ों का एक प्राचीन और ऐतिहासिक गौरव छिपा हुआ है। लेकिन एक सेकंड, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। यह क्षेत्र केवल खनिजों या जंगलों का कोई गोदाम नहीं था। ये एक जीवंत समाज था। यहाँ की विशिष्ट गोंड और बैगा जैसी आदिवासी संस्कृतियां, उनके हाट बाजार, यहाँ की स्थानीय छत्तीसगढ़ी भाषा, ये सब मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग थीं।
आप 1861 के डिवीजन की बात करती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि असली नींव 1913 में रखी गई। जब रायपुर में मांग उठी। हाँ, जब रायपुर में पहली बार अलग राज्य की मांग उठी, वो मांग किसी अंग्रेज अधिकारी ने नहीं की थी। वो इस क्षेत्र के लोगों की अपनी सांस्कृतिक पहचान बचाने की पहली संगठित जन आवाज थी। देखिए, मैं आपके इस 1913 के जन आवाज वाले तर्क का सम्मान करती हूँ, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 1861 का वो प्रशासनिक विभाजन एक बड़े कॉरपोरेट स्ट्रक्चर के ब्लूप्रिंट की तरह था। कॉरपोरेट स्ट्रक्चर? हाँ, इसे एक बड़े कॉरपोरेट डीमर्जर की तरह सोचिए। जब तक कागज पर कोई एंटिटी या इकाई मौजूद ही नहीं है, तब तक आप उसके अधिकारों की मांग कैसे कर सकते हैं? बिना उस 1861 के ब्लूप्रिंट के 1913 की वो मांग किस स्पष्ट भौगोलिक क्षेत्र के लिए की जा रही थी? मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं, पर और एक उदाहरण देखिए। जब 1905 में बंगाल विभाजन के समय क्षेत्रों का पुनर्गठन हुआ, तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र को सेंट्रल प्रोविंस में ही शामिल रखा गया। ये निर्णय किस आधार पर हुआ? ये विशुद्ध रूप से प्रशासनिक और ढांचागत निर्णय था। सीमाएं और अधिकार क्षेत्र प्रशासन द्वारा तय किए जा रहे थे। जन आवाज महत्वपूर्ण हो सकती है, मैं मानती हूं, लेकिन किसी भी राज्य का आकार हमेशा प्रशासनिक तर्कों और फाइलों से ही तय होता है। मैं आपकी इस कॉर्पोरेट ब्लूप्रिंट वाली उपमा से सहमत नहीं हूं। देखिए, इंसानों की पहचान और उनकी संस्कृति कोई बैलेंस शीट नहीं है जिसे आप कागज पर सेट कर दें। अगर वो केवल एक खोखला प्रशासनिक ब्लूप्रिंट होता, तो क्या वो इतने दशकों तक लोगों के दिलों में जीवित रह पाता? तो फिर वो क्या था? वो एक निरंतर चेतना थी। 1913 की रायपुर की उस पहली आवाज के बाद क्या हुआ, जरा उस प्रक्रिया को समझिए। 1924 में जब रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तब वहां फिर से क्षेत्रीय पहचान की बात उठी। फिर 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में भी छत्तीसगढ़ के अधिकारों के मुद्दे राष्ट्रीय पटल पर गूंजे। लोग सिर्फ ये नहीं कह रहे थे कि हमारी प्रशासनिक सीमाएं बदल दो, वे कह रहे थे कि हमारे जीने का तरीका, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति भोपाल या दिल्ली के बाबू नहीं समझ सकते। लेकिन बाबू ही तो नीतियां बनाते हैं। हाँ, लेकिन लोग राष्ट्रीय मंचों का उपयोग अपनी सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पहचान को स्थापित करने के लिए कर रहे थे। एक कोरी प्रशासनिक रेखा कभी भी लोगों को इस तरह से दशकों तक एकजुट नहीं कर सकती, जब तक कि उस रेखा के भीतर एक साझा सांस्कृतिक आत्मा न धड़क रही हो। रुकिए, जरा एक मिनट रुकिए। श्रोताओं के नजरिए से अगर मैं इसे देखूं, तो मुझे यहाँ एक बुनियादी कन्फ्यूजन है। मैं आपसे सीधे तौर पर यह पूछना चाहती हूँ कि यदि ये सांस्कृतिक पहचान इतनी ही प्रबल और इतनी ही स्पष्ट थी, तो आज़ादी के बाद 1955 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग यानी फजल अली कमीशन की स्थापना हुई, तो उसने इस मांग को सिरे से क्यों ठुकरा दिया? ये 1955 में छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग बाकायदा आयोग के सामने एक बहुत मजबूत तरीके से रखी गई थी। अगर ये केवल संस्कृति और छत्तीसगढ़ों की साझा विरासत का एक सर्वमान्य मामला था, तो एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश का आयोग इसे क्यों न काटता? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है, लेकिन इसका जवाब इस बात में नहीं है कि आंदोलन कमजोर था। इसका जवाब इस बात में है कि वो आयोग किस नजरिए से चीजों को देख रहा था। तो वे क्या मिस कर रहे थे? मेरा मतलब है, इतने बड़े विशेषज्ञ थे वे जमीनी हकीकत मिस कर रहे थे। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग मुख्य रूप से भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा कर रहा था, जैसे तेलुगु बोलने वालों के लिए आंध्र प्रदेश। उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था ने, जिसे आप इतना तार्किक मानती हैं, उसने छत्तीसगढ़ी भाषा को एक स्वतंत्र भाषा मानने के बजाय महज हिंदी की एक बोली मान लिया। अच्छा, तो आपका मतलब है कि ये एक तकनीकी गलती थी? बिल्कुल। इस तकनीकी और प्रशासनिक अंधेपन के कारण ही उन्होंने छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश के साथ जोड़ दिया। 1955 में आयोग द्वारा मांग को ठुकरा देना इस बात का प्रमाण नहीं है कि लोगों में सांस्कृतिक एकता नहीं थी, बल्कि ये उस व्यवस्था की भारी नाकामी थी जो दिल्ली में बैठकर इस क्षेत्र की भाषाई और सांस्कृतिक विशिष्टता को समझ ही नहीं पा रही थी। खैर, चलिए मान लेते हैं कि आयोग से तकनीकी चूक हुई, लेकिन 1955 की उस अस्वीकृति के बाद जो हुआ, वो मेरे प्रशासनिक और आर्थिक विसंगति वाले तर्क को और भी मजबूत करता है। कैसे? असली बदलाव तब शुरू हुआ जब 1 नवंबर 1956 को नया मध्य प्रदेश बना और छत्तीसगढ़ उसका एक हिस्सा बन गया।
अब आप जरा कैपिटल एलोकेशन या संसाधनों के बंटवारे के मैकेनिज्म को समझिए। 1950 के दशक के अंत में और 60 के दशक में भिलाई स्टील प्लांट जैसी बड़ी परियोजनाएं वहां आईं। कोरबा की खदानों से कोयला निकाला जाने लगा। हाँ, वो एक बड़ा औद्योगिक दौर था। बिल्कुल। ये क्षेत्र पूरे मध्य प्रदेश के राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा पैदा कर रहा था। लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा था? वो पैसा खर्च हो रहा था भोपाल, इंदौर और ग्वालियर के विकास में। यही तो मेरा भी कहना है कि व्यवस्था उनके साथ अन्याय कर रही थी। हाँ, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि इस आर्थिक अन्याय ने ही उस मांग को एक तार्किक आधार दिया। जब भोपाल से नीतियां बनने लगीं और यहाँ के समृद्ध संसाधनों का लाभ यहाँ के स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों में नहीं लगा, तब जाकर ये मांग केवल एक भावनात्मक या सांस्कृतिक मांग से ऊपर उठकर एक ठोस, तार्किक और आर्थिक आवश्यकता बन गई। अगर मध्य प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के राजस्व का सही इस्तेमाल उसी क्षेत्र के विकास में किया होता तो शायद ये अलग राज्य की मांग कभी इतनी तीव्र होती ही नहीं। ये पूरा मामला खराब गवर्नेंस का था, न कि सिर्फ संस्कृति का। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा कि आर्थिक शोषण हो रहा था, लेकिन क्या आपने विचार किया है कि इस आर्थिक शोषण का दर्द सबसे ज्यादा किसे हो रहा था? जाहिर गए वहां के लोगों को। हाँ, वो दर्द वहां की आम जनता, वहां के आदिवासियों और स्थानीय निवासियों को हो रहा था, जिनकी जमीनें ली जा रही थीं लेकिन जिन्हें विकास का कोई फल नहीं मिल रहा था। आप 1955 की अस्वीकृति और इस आर्थिक विषमता को सिर्फ आंकड़ों के नजरिए से देख रही हैं। जरा देखिए कि जमीन पर इसका परिणाम क्या हुआ। क्या लोग चुप होके बैठ गए? नहीं, आंदोलन तो हुए। बिल्कुल नहीं बैठे। 1955 की उस अस्वीकृति और भोपाल के इस आर्थिक सौतेलेपन ने ही इस सांस्कृतिक आग में घी का काम किया। आप 1967 के छत्तीसगढ़ भरातृ संघ की बात करने वाले हैं ना? आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। 1967 में छत्तीसगढ़ भरातृ संघ की स्थापना हुई, जिसका नेतृत्व खूबचंद बघेल जी ने किया। इसके बाद 70 और 80 के दशक में आप देखती हैं कि ये आंदोलन अपने चरम पर पहुंचने लगा। और ये कोई सिर्फ नेताओं का आंदोलन नहीं था। हाँ, छात्र भी जुड़ गए थे। बुद्धिजीवी, छात्र, किसान, सामाजिक संगठन, समाज का हर वर्ग खुलकर सड़कों पर आ गया। जरा उन छात्रों के नजरिए से सोचिए, वे इसलिए प्रदर्शन नहीं कर रहे थे कि उन्हें कोई आर्थिक पैकेज चाहिए था। वे महसूस कर रहे थे कि जो लोग उन पर शासन कर रहे हैं, वे ना तो उनकी भाषा बोलते हैं, ना उनके जंगलों का सम्मान करते हैं और ना ही उनकी जीवन शैली को समझते हैं। मैं समझती हूँ कि ये एक अस्मिता का प्रश्न बन गया था। बिल्कुल, ये एक अस्मिता की लड़ाई थी, सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई थी। व्यवस्था ने नीतियां उनके खिलाफ बनाई थीं, लेकिन उनका सामाजिक संकल्प अडिग था। ये जनसंघर्ष ये साबित करता है कि जब प्रशासन लोगों की सांस्कृतिक सच्चाई को नकारता है, तो लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं और व्यवस्था को चुनौती देते हैं। आपकी यह बात सही है कि 70 और 80 के दशक में आंदोलन ने जमीन पर गति पकड़ी। सामाजिक संगठनों और छात्रों ने एक माहौल बनाया। लेकिन मैं फिर से शासन के उसी मैकेनिज्म पर वापस आऊंगी। अच्छा। आप चाहे जितने भी आंदोलन कर लें, जब तक किसी भी मांग को एक ठोस राजनीतिक और विधायी ढांचे में नहीं ढाला जाता, वो जमीनी हकीकत नहीं बदल सकता। इसीलिए मैं मानती हूं कि इस पूरी सदी भर लंबी यात्रा का सबसे बड़ा और निर्णायक टर्निंग पॉइंट 1994 में आया। 1994 मतलब जब मध्य प्रदेश विधानसभा ने प्रस्ताव पास किया था? जी हाँ, जरा इसके पीछे के लॉजिक और गंभीरता को समझिए। 1994 में मध्य प्रदेश की राज्य विधानसभा ने स्वयं अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का एक संकल्प पारित किया। अब आप खुद सोचिए, एक राज्य की विधानसभा खुद अपने ही विभाजन का प्रस्ताव क्यों पारित करेगी? दबाव में? नहीं, सिर्फ दबाव नहीं, कोई भी सत्ता अपना क्षेत्र खोना नहीं चाहती। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि उस समय तक आर्थिक आंकड़े, प्रशासनिक अक्षमता के प्रमाण और विकास की घोर विषमता इतनी स्पष्ट और गणितीय रूप से अकाट्य हो चुकी थी कि उसे नकारा नहीं जा सकता था। प्रशासन खुद ये मान चुका था कि इतने बड़े और इतने विविधतापूर्ण राज्य को एक केंद्र से चलाना प्रैक्टिकली असंभव है। देखिए, माफ कीजिएगा, लेकिन आप 1994 के उस विधानसभा प्रस्ताव को ऐसे प्रस्तुत कर रही हैं जैसे अचानक से भोपाल के राजनेताओं और प्रशासकों को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, या उन्हें रात रात में आर्थिक आंकड़े समझ आ गए थे। तो क्या उन्हें समझ नहीं आए थे?
आंकड़े तो उनके सामने ही थे। आंकड़े तो दशकों से उनके सामने थे, लेकिन राजनेता या विधानसभाएं कभी भी केवल गणित या आंकड़ों के आधार पर अपने राज्य के टुकड़े करने का प्रस्ताव पास नहीं करती। वे ऐसा तब करती हैं जब उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचता। मतलब आप इसे पूरी तरह से जनदबाव मानते हैं? 100%। वो 1994 का प्रस्ताव इसलिए आया क्योंकि दशकों से चली आ रही उस जमीनी जनमांग ने उस व्यवस्था को ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया था। 1913 की वो पहली आवाज, फिर 1955 की अस्वीकृति का संचित दर्द, 1967 का भ्रातृ संघ और 70-80 के दशक का वो तीव्र छात्र और किसान आंदोलन, इन सब ने मिलकर इतना भारी राजनीतिक दबाव बनाया कि मध्य प्रदेश के सत्ताधारियों के पास उस सांस्कृतिक सत्य को स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। मैं आपकी बात से पूरी तरह असहमत नहीं हूं, लेकिन आप 2000 की उस ऐतिहासिक विधायी प्रक्रिया को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? मैं नजरअंदाज नहीं कर रहा, बस उसका महत्व आप कहते हैं कि दबाव था, लेकिन उस दबाव को एक राज्य में बदलने के लिए एक बेहतरीन राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति की जरूरत थी। 1998 में केंद्र सरकार ने नए राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की और फिर 2000 में जो हुआ वो एक मास्टर क्लास है कि लोकतंत्र में विधायी प्रक्रिया कैसे काम करती है। 25 जुलाई को लोकसभा में मध्य प्रदेश पुनर्गठन बिल पेश हुआ। 9 अगस्त को वो लोकसभा से पास हुआ। अगले ही दिन 10 अगस्त को वो राज्यसभा से पास हुआ और 25 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। अंततः 1 नवंबर 2000 को ये भारत का 26वां राज्य बना। ये जो चरणबद्ध प्रक्रिया है, बिल का ड्राफ्ट होना, सर्वसम्मति बनाना, दोनों सदनों से पास कराना, ये दिखाती है कि अंतिम सफलता सड़कों पर नारे लगाने से नहीं, बल्कि संसद के भीतर प्रशासनिक तर्कों और संवैधानिक प्रक्रियाओं की जीत थी। मैं समझता हूं कि आप एक व्यवस्थित प्रक्रिया को इतना महत्व क्यों दे रही हैं। निस्संदेह संविधान के तहत राज्य बनाने के लिए संसद में बिल पास होना ही है, लेकिन मैं इसे बिल्कुल अलग तरीके से देखता हूं। जब 1 नवंबर 2000 को नया राज्य बना, नया नक्शा लागू हुआ, तो वो केवल कुछ महीनों की कागजी कार्रवाई या दिल्ली में बैठे नेताओं की राजनीतिक मास्टर क्लास का उत्सव नहीं था। तो वो क्या था? क्या आपको लगता है कि जो आदिवासी सदियों से वहां के जंगलों में रह रहे थे, वे 25 अगस्त की राष्ट्रपति की मोहर का जश्न मना रहे थे? नहीं, वे इस बात का जश्न मना रहे थे कि एक सदी लंबे उस जनसंघर्ष की अंततः जीत हुई है। ये उस चेतना की जीत थी जिसने छत्तीसगढ़ों की उस खोई हुई सांस्कृतिक विरासत को वापस हासिल किया था। नीतियां और बिल तो केवल उस जीत को दर्ज करने वाले दस्तावेज हैं। असली ताकत उस लोक चेतना की थी जो ना तो 1955 में झुकी और ना ही भोपाल के आर्थिक दबाव के सामने टूटी। ये एक बहुत ही सशक्त और भावनात्मक दृष्टिकोण है। देखिए, इस पूरी चर्चा के प्रकाश में यदि मैं अपनी स्थिति का सारांश दूं, तो मेरा अब भी यही मानना है कि किसी भी राज्य के अस्तित्व में आने के लिए केवल भावनाएं काफी नहीं होती। एक ठोस प्रशासनिक और आर्थिक ढांचे की नितांत आवश्यकता होती है। छत्तीसगढ़ के मामले में 1861 के पहले डिवीजन के प्रशासनिक ब्लूप्रिंट से लेकर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और भोपाल से शासन की चरम विसंगतियों ने वो जमीन तैयार की। बिना उस स्पष्ट आर्थिक विषमता के तर्क के और बिना 1994 से लेकर 2000 तक की उस कठोर व्यवस्थित विधायी प्रक्रिया के ये राज्य कभी एक वास्तविक स्वरूप नहीं ले पाता। व्यवस्था ने भले ही देर से सही अपनी गलतियों को पहचाना और अंततः उस भौगोलिक इकाई को एक तार्किक आकार दिया। और मैं अपने इस रुख पर कायम हूं कि वो प्रशासनिक ढांचा और वे आर्थिक तर्क महज एक अस्थि पंजर, मतलब एक स्केलेटन थे। उस ढांचे के भीतर जो असली आत्मा थी, जो धड़कन थी, वो वहां के लोगों की थी। छत्तीसगढ़ों का वो प्राचीन इतिहास, वहां की समृद्ध और विशिष्ट आदिवासी संस्कृति और अपनी भाषा और जीवन शैली को बचाने के लिए 1913 से चला आ रहा वो अनवरत संघर्ष, यही वो प्राणवायु थी जिसने उस कागजी ढांचे को एक जीवित सांस लेते राज्य में बदल दिया। व्यवस्था कभी अपनी गलतियां खुद नहीं मानती
उसे मजबूर किया जाता है। असली जीत उस जनता की थी जिसने अपने अधिकारों के लिए सत्ता की कलम को अपने पक्ष में लिखने के लिए विवश कर दिया। आप जानते हैं, इस तीखे विमर्श और हमारी तमाम असहमतियों के बावजूद मुझे लगता है कि हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर सहमत हो सकते हैं। अच्छा, वो क्या है? वो है इस पूरी घटना का वो अद्वितीय मिश्रण। मतलब ये प्राकृतिक संसाधनों की वो अपार प्रचुरता, जंगल, कोयला, लोहा, पानी, और उसके बावजूद विकास की घोर कमी का वो कड़वा विरोधाभास था जो अंततः एक विशिष्ट भाषाई और सांस्कृतिक पहचान के साथ मिल गया। यानी प्रशासनिक विफलता और सांस्कृतिक अस्मिता दोनों का ये संयोजन ही वो परफेक्ट स्टॉर्म था जिसने 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना को पूरी तरह से अपरिहार्य बना दिया था। बिल्कुल, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये एक ऐसा ऐतिहासिक संगम था जहाँ व्यवस्था की भारी कमियों और आर्थिक सौतेलेपन ने संस्कृति के रक्षकों को अपना अधिकार मांगने के लिए प्रेरित किया। जब आपका पेट खाली हो और आपकी पहचान भी खतरे में हो, तब जो आंदोलन उपजता है उसे कोई प्रशासनिक रेखा नहीं रोक सकती। सही बात है। इस सफर में अभी भी कई परतें हैं जिनका अध्ययन किया जा सकता है। 1955 के राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट से लेकर 1994 के विधानसभा प्रस्ताव तक हर दस्तावेज अपने आप में कई अनकही कहानियां समेटे हुए है। तो अंततः इस विचारोत्तेजक बहस के बाद ये सवाल हम आप पर यानी हमारे श्रोताओं पर छोड़ते हैं। जब इतिहास के पन्नों पर एक नया राज्य जन्म लेता है तो उस निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? क्या वे राजनेता और प्रशासक जो आर्थिक आंकड़ों का विश्लेषण करके नक्शे पर सटीक रेखाएं खींचते हैं, या वो जनता जिसकी सांस्कृतिक चेतना, जिसका दर्द और जिसका अविरल संघर्ष उस रेखा को खींचने के लिए सत्ता को मजबूर कर देता है? क्या वो नक्शा और वो प्रशासन पहले से मौजूद जमीन की सांस्कृतिक हकीकत को पकड़ने की सिर्फ एक कानूनी कोशिश भर है? इस पर विचार कीजिएगा। सोचने के लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।